Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to solve next 10 questions for ICSE class 10 mathematics from competency focused practice questions given by Council for this year 2024-25. This is question number 61. ABC is a triangle. First part is write down the coordinates of A, B, C on reflecting थ्रू द ऑरिजिन। तो पहले हमें ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, उसके बाद हम उनकी रिफ्लेक्शन बता सकते हैं। लाइक इसमें ए बी सी आपको दिया गया है, दिस इज अवर ए पॉइंट, दिस इज बी एंड नेक्स्ट दिस इज सी ऑन एक्स एक्सिस। नाउ द कोऑर्डिनेट बिकॉज द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इट मींस उसका एक्स का पॉइंट तो है लेकिन उसका वाई का पॉइंट नहीं है, तो 3,0। ए के लिए हमारे पास आएगा एक्स कोऑर्डिनेट मींस एब्सिसा इज 4 एंड ऑर्डिनेट इज 5 and here this lies on y axis, so x point abscissa is 0 and then comma 3, so 0 comma 3. now after reflecting through origin इनके coordinates क्या बन जाएंगे, we just need to write them। तो a क्या बन जाएगा, a डैश, और origin से करने के बाद आपको पता है दोनों ही coordinates के साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हम यहां से करेंगे रिफ्लेक्ट तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो इट इज -4 देन -5, -4 and -5। नेक्स्ट इज इन द सेम पार्ट, नेक्स्ट इज बी। बी का हमने क्या देखा, बी में भी हमने ऑरिजिन से करना है, बी का ओरिजिनल 0,3 है, तो 0, -3, क्योंकि जब हम ऑरिजिन से भी करेंगे 0 का कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट इज सी डैश, सी डैश आपका ये 3,0, तो -3,0 ये आपका सी का आ जाएगा, तो -4 -5 एंड देन 0 -3 and then -3 0। Now write down the coordinates of the points which remain invariant on reflecting the triangle ABC on the x-axis। जब हम x-axis से करेंगे तो कौन सा पॉइंट इनवेरिएंट रहेगा, जो x-axis पे ही लाई कर रहा होगा। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, जिसका चेंज नहीं होता, पॉइंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। तो x-axis से करेंगे तो हमारा C पॉइंट जो है वो इनवेरिएंट रहेगा। तो B में x के लिए इनवेरिएंट पॉइंट इज C, यानी कि 3,0 यहां पर आ जाएगा आपके पास। एंड वाई एक्सिस के लिए जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो वाई एक्सिस के लिए जब हम लिखेंगे तो बी, और बी का है 0,3। देखिए आप खुद देखिए, वाई एक्सिस से करेंगे तो वाई पॉइंट 0 पे ही, मतलब वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो उसका इनवेरिएंट कहां जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम उसको जब मिरर की तरह ट्रीट भी करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। सिमिलरली जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है वो एक्स एक्सिस को मिरर मानने पर भी चेंज नहीं होगा। तो दीज टू आर इनवेरिएंट पॉइंट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन y is equal to 2x plus 3x divide the line segment AB joining the points। ये लाइन सेगमेंट AB है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। A के कोऑर्डिनेट्स है -3,9 एंड B के 4,2। अब इसमें कोई पॉइंट लाई कर रहा है जहां से ये लाइन पूरा पास हो रही है, हम मान लेते हैं कि ये P है और x, y इसके ऑर्डिनेट्स हैं। मैं लिख नहीं रही हूं बट आपको लिखना है। अब इसके बाद अगर हम करते हैं, रेशियो हमें पता नहीं है। जब रेशियो नहीं पता होता तो हमें पता है कि हमें k और 1 का मेथड अडॉप्ट करना है। तो अगर मैं यहाँ का k लूंगी m1x2, तो मुझे अगर इधर का रेशियो लेना है तो पॉइंट इधर का लेना है और मल्टीप्लाई करना है, तो 4k आ जाएगा, इधर से -3/k+1 और p के x के इक्वल हो जाएगा, मतलब एब्सिसा के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट मैं लूंगी इधर का, तो 2k और इधर से आ जाएगा +9 डिवाइडेड बाय k+1 और वो y के इक्वल हो जाएगा। तो x और y का पॉइंट निकल गया। अब लाइन क्या, अगर ये लाइन इसी पे लाई कर रही है तो इसके x और y पे ये भरने पे हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो गिवन लाइन इज y इज इक्वल टू 2 + 3x। अब y की जगह पे हमने क्या फिल करना है, ये वाला वैल्यू 2k + 9/k+1 इज इक्वल टू 2 + 3 और x की जगह पे 4k - 3/k+1 ये हमने फिल करना है। जब हम फिल करेंगे तो आपको जहां भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो सब आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया आपके पास 12k - 3 × 9/k+1। इस तरफ आप LCM 2 लेंगे, एक स्टेप और इंक्रीज हो जाएगा, अदरवाइज हम ले ही लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। अगर इस तरफ हम LCM ले रहे हैं, दिस इज k+1, यहाँ पर करेंगे तो ब्रैकेट में लेके करना पहले एक बार 2k + 2 देन 12k - 9 अपॉन यहाँ पर 2k + 9 और नीचे k+1। अब दोनों तरफ सेम सेम है, k+1 हम कैंसिल कर देंगे। जो चीजें सेम आएंगे उनको कैंसिल कर सकते हैं, बट अगले स्टेप में करते हैं। 2k + 9 इज इक्वल टू 2k + 2 - 9 इज -7 और 12k है -7। नाउ 2k भी दोनों साइड में आ रहा है तो 12k रह गया इस तरफ, इधर आ गया 9 और 9 + 7, 9 + 7 इज 16 और 12k, तो k इज इक्वल टू 16/12 मीन्स k का आंसर कितना आ गया
4/3। तो रेशियो कितना आ रहा है 4:3, हमने रेशियो बताना था एंड 4:3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन स्क्वायर ABCD लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ XY प्लेन। थर्ड क्वाड्रेंट आपको पता है किस तरफ आएगा, आपका यहाँ आएगा और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ABCD है। हम रफली बना रहे हैं, इसमें पूरा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बट ABCD ये रेक्टेंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये दिया गया है ऑफ XY प्लेन such that its vertex A is at -3, -1। मतलब यहाँ हमने पूरा एग्जैक्टली नहीं लिया, बट A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -3, -1 and the diagonal DB produced is equally inclined to both the axes। अगर हम DB को और प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये डायगोनल आ रही है, तो ये दोनों एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड है। जब भी इक्वली इंक्लाइंड आता है तो इसका मतलब आपको पता है इक्वली इंक्लाइंड कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है। तो अगर हम इस ऐसे केस में स्लोप निकालेंगे तो स्लोप का मतलब tan थीटा और यानी कि tan 45 यानी कि 1 आ जाएगा। आपको पता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है दोनों एक्सिस के साथ उसका स्लोप सेम आता है। To both the axes, the diagonals AC and BD meet at P। P इसका मिड पॉइंट है, ये P मिड पॉइंट है, जहां पर ये दोनों, इसकी ये वाली डायगोनल AC वाली भी और BD भी यहाँ पर कहाँ मीट कर रही है, P पॉइंट पे, और P के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं -2, -2, ये मिड पॉइंट है। फाइंड द स्लोप ऑफ BD। सबसे पहले हमने स्लोप निकालनी है, तो स्लोप हमने ऑलरेडी निकाल ली, ये BD की स्लोप है, इक्वली इंक्लाइंड मतलब यहाँ पर एंगल बना रही है। आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हो तो एक तरफ 45 लेंगे तो प्लस होगा, एक तरफ माइनस हो जाएगा। अब हम इक्वेशन ऑफ AC की अगर बात करेंगे, इसमें इक्वेशन AC की निकालनी है, तो AC आपको पता है कि ये क्या कर रही है, इसके साथ परपेंडिकुलर बना रही है। अगर इसकी इतनी है तो स्लोप ऑफ BD की अगर 1 आ गई तो AC की कितनी होगी, m' आ गई, और नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि -1 का रेसिप्रोकल लोगे भी तो इतना ही आएगा, यानी स्लोप हमारे पास AC के लिए भी m' हमने निकाली। हमने इक्वेशन निकालनी है। अब AC कहां से पास कर रही है, AC ये लाइन है जो इसी मिडिल पॉइंट से पास कर रही है, जो अभी उसने बोला कि दोनों डायगोनल्स जहां पर मीट कर रही हैं। तो एक पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी वहां पर गिवन है, तो हम इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC यहां से पास कर रही है, एक पॉइंट हमारे को ये भी दिया हुआ है और ऊपर से इसकी स्लोप भी हमारे को दी हुई है। तो आपके पास इक्वेशन क्या होती है, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू फिल कर देते हैं, y - y1 अगर हम इसको ले लेते हैं तब भी, क्योंकि A से भी पास कर रही है, P से भी पास कर रही है। y - y1 मीन्स -1, m कितना हो गया -1, x हो गया -x1 है यहाँ पर -3। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y + 1 इज इक्वल टू -1 एंड x + 3। और सिंप्लीफाई करेंगे तो -x एंड -3 इस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, y + x हो गया और ये उधर चला गया -3 -1 मीन्स -4 हो गया। तो x + y इज इक्वल टू -4, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी उस लाइन की जो इक्वेशन ऑफ AC कहलाएगी। As you know, this is slope point form. We can take any point. तो आपके मन में कोई confusion ना रह जाए तो we can also take this P point. तो any line जिसका slope m is equal to -1 है और वो P यानी कि -2 और -2 से पास कर रही है, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, y - y1 मीन्स -2 इज इक्वल टू m x - x1। तो अब इसमें यहाँ पर भी आप लोगे तो x आ गया, x - x1 मीन्स फिर से -2 आ जाएगा, तो y + 2 इज इक्वल टू -1 और x + 2 हो जाएगा। तो y + 2 इज इक्वल टू अंदर खोलेंगे तो -2 हो गया, x को ट्रांसपोज कर दीजिए इस साइड में, -2 एंड -2 मीन्स -4। तो y + x इज इक्वल टू -4। यहाँ से भी ये इक्वेशन आई है, यहाँ से भी, क्योंकि AC इन दोनों पॉइंट से ही पास कर रहा है तो इसलिए हम कोई सा भी पॉइंट लेके इसमें सॉल्व कर सकते हैं। Now ABCD is a rectangle where side BC is twice side AB। तो अगर हमने AB को x मान लिया, AB is x, तो BC कितनी दी हुई है हमें, twice of this मीन्स लेंथ जो है वो इसकी 2x हो जाएगी अगर ब्रेड को हमने x मान लिया। और ऑल्सो गिवन इफ ट्राइंगल ACQ। अब ACQ कौन सा ट्राइंगल, उसको थोड़ा सा शेड कर लेते ताकि आपको दिख जाए। दिस इज ट्राइंगल ACQ। ACQ इज सिमिलर टू BAP। BAP कौन सा आ गया, ये छोटा सा ट्राइंगल जो यहाँ पर आ रहा है, दिस इज अवर BAP। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। तो अब हमारे को इससे क्या क्या मिल सकता है वो हमने देखना है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड प्रपोर्शन में होंगी, तो बस हमने साइड प्रपोर्शन में लेनी है। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हमें दोनों ट्राइंगल दिए हैं, यही जो दिए हैं कि सिमिलर है, उन्हीं का एरिया हमसे मांगा गया, तो बस हमें साइड प्रपोर्शन वाली निकालनी है। उसके लिए पहले हम एक चीज
चीज निकाल के रख लेते हैं कि अगर हमें ये अंदर की चीज दी हुई है ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल मींस यहाँ पर ऑल जो कॉर्नर एंगल्स आएंगे वो 90 डिग्री के होंगे, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा जिससे हमें AC डायगोनल की लेंथ मिल जाएगी। इट मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB को हमने एज्यूम किया है x, तो x स्क्वायर हो गया, दिस इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5x स्क्वायर, तो इट मींस AC का कितना आ जाएगा अंडर रूट 5x। इतना हमने निकाल के रख लेना है, ये हमारे को अभी काम आएगा क्योंकि हमें क्या गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर हैं। एक बार ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं, ट्रायंगल ACQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAP। इसका मतलब क्या हो गया कि इनकी तीनों साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में होगी क्योंकि सिमिलर उन्होंने ऑलरेडी दे दिया। साइड्स कैसे लिखते हैं, अगर हमने यहां से AC लिया तो प्रोपोर्शनल साइड क्या आएगी BA, अगर हमने CQ लिया तो वहां से प्रोपोर्शनल साइड क्या आएगी AP, अगर हमने AQ लिया तो वहां से प्रोपोर्शनल साइड क्या आएगी BP। हमें जो चाहिए हम वही यूज करेंगे, सारी यूज नहीं करेंगे, पर पहले हम अपनी कन्वीनियंस के लिए सारी लिख लेंगे। So if these two triangles are similar, it means all these sides are in proportion। अब हमारे पास वैल्यू किस किस की पता है, हमारे को AB की पता है, BC की पता है और AC की भी अभी हमने निकाली है अंडर रूट 5x। तो हमें वो देखना है जो इसमें से हमें पता है। कौन सी मालूम है, हमारे को AC पता है, AC किसमें इसमें है, AB पता है यानी कि इसमें है, तो अब हमें ये वाली पहली साइड लेनी है जिसका हमारे को पता है। अब हम आ जाते हैं एरिया पे। एरिया किसका निकालना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BAP, मतलब इसने इसको ऊपर ले लिया तो हमें वही ध्यान से करना पड़ेगा। BAP ऊपर है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे आ जाएगा ACQ, यही वाला नीचे आ गया। तो हमें पता है कि BAP ऊपर है तो हमें वही वाली साइड पहले लेनी पड़ेगी क्योंकि प्रोपोर्शनल साइड का स्क्वायर जो होता है वो एरिया का रेशियो के इक्वल होता है। उनका भी रेशियो ले लेंगे, इनका भी रेशियो। तो BAP में से कौन सी साइड आई है, BA आई है, तो यानी कि AB हम लिख सकते हैं इसको AB स्क्वायर, और नीचे ACQ में से कौन सी आई है, AC आई है, इट मींस AC स्क्वायर। अब हमें यहां से पता है AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू को अभी हमने x एग्ज्यूम किया था तो x स्क्वायर हो गया। AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 5x स्क्वायर है, तो रेशियो कितना आ गया, x स्क्वायर कैंसिल हो गया 1:5, तो ये रेशियो आ गया एरिया का। तो हमारे पास 1:5 फाइनल आंसर है। In this question, given a triangle ABC, D is the point on BC, this is D point, such that BD is equal to 4 and DC is equal to x centimeter. If angle BAD is equal to angle C, अब BAD कौन सा एंगल बन रहा है, ध्यान से मार्क करना है। BAD हमारे पास ये एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल C, मीन्स इस एंगल के इक्वल है। तो ये हमें यूज होगा अगर हम इनकी सिमिलैरिटी को प्रूव करेंगे, जो कि हमें करना है। और AB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हमें गिवन है। देन प्रूव करना है द ट्राइंगल ABD, हमें प्रूव करना है जो ले लेना है उसको हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD के साथ CBA। अब देखिए ABD में क्या कॉमन आ रहा है और CBAB में B कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले दोनों में एंगल B जो आ गया वो कॉमन आ गया। अब ABD अगर मैं ट्रायंगल लूंगी तो उसमें ये एंगल आ रहा है, ABD की जगह पे BAD जो भी हमने स्टार्टिंग में लिया है जो इक्वल दिया है, इज इक्वल टू अगर हम CBA ले रहे हैं तो CBA में हमारे पास C आ रहा है जो इसने इक्वल दे दिया ऑलरेडी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इज गिवन, इट मींस AA सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBA। अब अगर हो गए सिमिलर तो साइड प्रोपोर्शन में है, हमें देखना है पर हम पहले सारी लिखेंगे। AB बाय AB के साथ यहाँ पर CB आ रही है, फिर हम BD लिख रहे हैं, BD के साथ यहाँ पर BA आ रही है, नेक्स्ट हमारे पास AD आ रही है, AD के साथ यहाँ पर CA आ रहा है। अब इन तीनों को यूज करेंगे नहीं, हम जो यूज कर रही है वही करेंगे जो इसने हमारे को बोला है। जैसे हमारे पास साइड्स आ गई प्रोपोर्शन में। नाउ बी पार्ट में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x इसमें कौन सी है, DC है, तो यानी हमें वो साइड लेनी है जिसमें DC आ रहा है या BC आ रहा है, तो BC हमारे पास इसमें आ रहा है, BC आ रहा है, इसमें ABB गिवन है, यानी हम ये दो साइड ले सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी गिवन है, हमारे को BD गिवन है और ABB गिवन है, यानी हमें पहले दो पेयर लेने हैं। तो अब इन दोनों में से पहले दो पेयर में वैल्यूज पुट करते हैं। AB की वैल्यू इज 8, BC की पूरी वैल्यू आप एक स्टेप में दिखा दीजिए,
कि BC इज इक्वल टू BD प्लस दिस मीन्स x प्लस 4 हो गया। तो यहाँ पर इसकी जगह पे आ गया x प्लस 4 इज इक्वल टू BD, अभी हमने देख ही लिया है 4 है, और AB फिर से 8 है। यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर पहले ये निकल ही रहा है तो 1/2 कर लेते हैं। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 8 टू द 16, तो x इज इक्वल टू 16 माइनस 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज अ वैल्यू ऑफ x, यानी कि CD की आंसर हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी है। इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया मैप G43S7 करते करते ज्योग्राफी तभी आएगी, प्रिपेयर्ड ऑन ए स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। तो पहले हम इसी स्केल का मतलब देख लेते हैं कि हमें गिवन है कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। इफ आई वांट टू कन्वर्ट देम इनटू सेम, मतलब रेशियो में लाना है तो मुझे सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 1000 मीटर होगा, लेकिन हमें सेंटीमीटर में लाना है। तो 1 2 3 और 4 5 यानी कि 5 जीरो आ जाएंगे तो सेंटीमीटर में आ गया, यानी कि 2 का रेशियो जब हमारे पास बनेगा तो 1 2 3 4 5 यानी कि 1 लाख हो जाएगा, तब ये सेंटीमीटर में दोनों आ जाएंगे। इट मींस ये हमारा के है यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारे से पूछा गया है अ चाइल्ड फाइंड्स द लेंथ ऑफ द कार्ट ट्रैक बिटवीन 2 सेटलमेंट्स इज 7.6 सेंटीमीटर, यानी मैप पे उसको इतना दिख रहा है। फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द कार्ट ट्रैक ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे वो कितना कार्ट ट्रैक की लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी। तो पहले हम के निकाल लेते हैं। के क्या होता है, हाइट ऑन मैप, यानी कि जितना भी स्केल हमने वहां पर लिया है और डिवाइडेड बाय जितनी उसकी एक्चुअल हाइट दी हुई है या लेंथ दी हुई है। हम यहाँ पर अपने केस में तो वैसे लेंथ ही ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने 2 सेंटीमीटर दिया हुआ उस हिसाब से हम चेंज करेंगे। तो अभी हमने ऊपर इसीलिए कैलकुलेट करके रख लिया। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 के साथ यहाँ 10 है, तो अगर मैं इसको 1 में लूंगी तो कितना आ जाएगा, 1:2, 2 5 10 है तो 1:50 आ गया। 50 मतलब 100 तक हो गया और 3 जीरोस बच गए, तो ये 50,000। तो 1:50,000 हमारा स्केल है। ज्योग्राफी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये चीज पता ही है। अब हमने उसी से एक्चुअल लेंथ और इसका डिफरेंस निकालना है कि कितना रेशियो आएगा। तो k इज इक्वल टू, हम ऊपर क्या लेंगे, लेंथ ऑफ कार्ट ट्रैक ऑन मैप, और नीचे एक्चुअल लेंथ। अब ऊपर हमारे पास जो मैप पे दी हुई है वो वैल्यू कितनी है, 7.6 है, तो इट मीन 7.6 आ गई, और जिसको हमने निकालना है मान लेते हैं ये L ही है। और ये किसके इक्वल है, अभी जो हमने कैलकुलेट किया 1:50,000। तो यहां से L का आंसर कितना निकल जाएगा, L इज इक्वल टू, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7.6 इंटू 50,000। तो 7.6 को 50,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 38 इन दोनों का आया, और आगे कितनी जीरो आ रही है आपके पास, 4। तो 1 2 3 4 ये क्या आया, अभी सेंटीमीटर में आया। तो अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे, पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 2 जीरो हटाएंगे तो मीटर में, और किलोमीटर में लाएंगे तो 3 जीरो और इधर लाएंगे, यानी कि 3.8 किलोमीटर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट मतलब बी पार्ट में हमारे इसी के अंदर बोला गया है एक्चुअल एरिया ऑफ ए ग्रिड स्क्वायर इफ ईच हैज एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो जब हम इसमें एरिया निकालते हैं इसी स्केल के हिसाब से, तो आपको पता है कि जो हमारा के आता है उसका हम स्क्वायर करते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑन मैप एंड डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया। अब मैप पे तो उसने हमारे को 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कह दिया, तो हम 4 ले लेंगे, तो 4 हो गया। और नीचे जो एक्चुअल एरिया उसको अभी हम मान लेते हैं ए जी, मतलब जो ग्रिड पे एरिया है तो उसको हमने ए जी मान लिया। रेशियो तो फिर इसी के इक्वल रहेगा, 1:50,000। लेकिन अभी यहाँ पर ये के का आंसर है, अब यहाँ पर क्या होना है, के स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया ले रहे हैं, लेंथ लेते हैं तो के होता है, एरिया लेते हैं तो के स्क्वायर होता है, वॉल्यूम लेते हैं तो के क्यूब रहता है। तो अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करने से तो हार्डली मैटर, लेकिन इसका तो हमें डायरेक्टली स्क्वायर करना पड़ेगा, जिससे हमारा आंसर थोड़ा लेंदी चला जाएगा। तो यहां से हम एरिया ऑफ ग्रिड निकाल रहे हैं, एक्चुअल एरिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 5 5 25 हो गया, और आगे कितनी है, 4 जीरो, तो कितनी हो जाएंगी, 4 और 4 और। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 25 4 जा, फिर कितना आ गया 100, यानी कि 25 और 4 का 100, और कितनी जीरो अभी 4 और 4 आएंगे आपके पास यहाँ पर, क्योंकि टोटल कितनी थी, यहाँ 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ 100 तो आपका 25 और 4 का आ गया, लेकिन उसके आगे 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अब ये किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो अब हमारे को पहले इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 4 जीरो से कट कर देंगे तो हमारा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। फिर किलोमीटर के लिए अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 3 6, तो कितनी टोटल जीरो है, 3 और 3 6 ही बची हैं। तो पहले अगर आपको एक बार लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 इतनी बचेंगी, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ है।
और फिर अगर हम मीटर को करते हैं किलोमीटर में तो 3 जीरोस होती हैं, लेकिन स्क्वायर है तो 3 करके हमारे तीनों पेयर खत्म हो जाएंगे, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर, जो कि एरिया मांग रहे हैं हमारे से, एक्चुअल एरिया ऑफ ग्रिड स्क्वायर, जिसका मैप पर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो एक्चुअली में ग्राउंड पे 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया होगा। सिमिलरली कार ट्रैक के लिए भी वो 3.8 किलोमीटर है ओरिजिनली ग्राउंड पे, जबकि मैप पे वो 7.6 सेंटीमीटर है। Next question from construction and loci. Constructed triangle ABC such that AB is equal to 7 centimeter. तो हम रफ स्केच बना रहे हैं, नॉट अप टू द स्केल नहीं बन पाएगा। अगर मैं उतना छोटा बनाऊंगी तो आपको समझा ही नहीं पाऊंगी। तो ये AB आ गई जो कि 7 सेंटीमीटर है। BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कंपास को खोलेंगे, B पर रखेंगे और 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे। नेक्स्ट है CA इज इक्वल टू 5, तो A पे रखेंगे और फिर 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे। ये हमारा यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, CA आ गया, वहां से ज्वाइन कर देंगे, आपके पास ये आ गया। ये 5 है सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। Now draw the locus of the points such that it is equidistant from BC and BA. पहले हमने लोकस बनाना है उन पॉइंट्स का जो इक्विडिस्टेंट होंगे BC और BA से। अब BC क्या है, एक लाइन है, और BA क्या है, एक लाइन है। जब दो लाइंस होती हैं और उनका हमने लोकस बनाना होता है तो वो उनकी एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है, यानी इस एंगल का जब हम हाफ लेंगे, और एंगल का हाफ लेने के लिए हम यहाँ पर B पे लेंगे, तो यहाँ रखेंगे, आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे और आर्क लगाएंगे, तो यहाँ से आपकी इसकी एंगल B की बाइसेक्टर आएगी, जिसको आप आगे तक पूरा ले जाएंगे, थोड़ा आगे तक मतलब आपने एक्सटेंड करना है। तो ये इक्विडिस्टेंट हो गया जो BC और BA दोनों से इक्वल दूरी पर है। इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B। जब हम पॉइंट्स लेते हैं A और B, जब हम दो पॉइंट्स लेंगे तो दो पॉइंट से लाइन लेने के लिए हमें क्या करना है, एक पॉइंट पे लेके ऊपर आर्क, नीचे आर्क, फिर दूसरी तरफ, फिर जहां से जो लाइन जाएगी वो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। जब भी हमने दो पॉइंट से लेना है तो लाइन ड्रॉ करनी है, दो लाइन से लेना है तो पॉइंट ड्रॉ करनी है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो लोकस की वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसमें अच्छे से जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में आते हैं वो पूरे एक्सप्लेन किए हैं, थोड़ा सा वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। तो इक्विडिस्टेंट AB से जाने के लिए हमें A और B पे कंपास रखनी है। पहले A पे रखनी है ऊपर आर्क, नीचे आर्क, फिर B पे रखनी है ऊपर आर्क, नीचे आर्क। तो यहां से ये लाइन आपके नीचे चले जाएगी, डॉटेड लेनी है आपने यहाँ पे। नाउ मार्क P वेयर द लोसाई 1 and 2 मीट। अब फर्स्ट पार्ट का हमारा ये लाइन आ रही है जो एंगल बाइसेक्टर है, सेकंड क्या आ रही है जो लाइन बाइसेक्टर है। जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं उनको उन्होंने कहा है कि P पॉइंट से मार्क कर दो एंड मेजर द राइट लेंथ ऑफ PA। PA को आपने मेजर करना है कि ये P से लेकर A तक का जो डिस्टेंस आ रहा है ये कितना है। वो तभी हो पाएगा जब आप स्केल से पूरा अच्छे से मार्क करेंगे, जब आपने पूरा अप टू द स्केल बनाया होगा। तो गिवन PA की लेंथ जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 3.8 सेंटीमीटर आ रही है। दिस इज द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ PA। अगर आपका इसके थोड़ा आसपास भी यानी कि 0.1 कम या ज्यादा भी है तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट बहुत ज्यादा डिफर नहीं होना चाहिए। In next question, in the given figure, O is the center of the circle. ABCD is a quadrilateral where sides AB, BC, CD and DA touch the circle at E, F, G and H respectively. If AB is 15 centimeter, total length of AB is given as 15 centimeter, BC as 18, this is 18 centimeter, BC, and then AD is 24, AD is this much, this is 24 सेंटीमीटर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ CD। तो हमने CD बतानी है। अब किसी भी एक कॉर्नर से आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, सर्कल है, सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से हम P से टेंजेंट बना रहे हैं, तो दो टेंजेंट जो PA और PB हमारी आती हैं तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होती है, जो PA की आएगी वही PB की आएगी। तो अब यहाँ पर देखना है हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे सपोज करो मैंने AE को X मान लिया, अगर A एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे हमें सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रही हूं, तो AE एक टेंजेंट है तो AH एक और टेंजेंट है, तो इसकी लेंथ अगर मैंने X एक्ज्यूम किया है तो इट मींस इसकी भी X हो जाएगी। अगर इसको X एक्ज्यूम किया तो टोटल AB की 15 है तो EB की कितनी रह गई, 15 माइनस X। इसी तरह से हम यहाँ आगे जाएंगे, ये टोटल 24 है। अगर मैंने ये X जो AH है वो माइनस कर दी तो HD की कितनी आ जाएगी, 24 माइनस X। सिमिलरली हम इधर से भी आगे जाएंगे, ये 18 है टोटल, यहां से ये 15 माइनस X है तो ये लेंथ भी 15 माइनस X ही होगी।
अब ये 15 माइनस एक्स है, यहाँ ये 24 माइनस एक्स है, तो दिस लेंथ इज ऑल्सो 24 माइनस एक्स। अब बचा क्या हमारे पास, सिर्फ लास्ट वाली एक लेंथ बच गई, क्योंकि ये तो दोनों एक ही एक्सटर्नल पॉइंट डी से आ रहे हैं इसके ऊपर, तो हमारे पास अब सी जी और सी एफ की नहीं पता हमारे को, तो ये हम यहाँ से सी एफ की भी निकाल सकते हैं। कितनी हो जाएगी 18 माइनस यहाँ से ये वाला लेंथ कितना आया है, बी एफ कितना है 15 माइनस एक्स, तो 18 माइनस 15 प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस एक्स। तो अगर ये वाली लेंथ कितनी आ गई आपके पास 3 प्लस एक्स, यानी एफ सी 3 प्लस एक्स है, तो जीसी कितनी हो जाएगी, ये भी 3 प्लस एक्स ही हो जाएगी। तो अब टोटल लेंथ हमें कहीं भी एक को हम इक्वल कर देंगे ताकि हमारे पास लेंथ निकल जाए। तो यहाँ पर हमारे को जैसे हमने मान लो ये लिया है, तो अब इसमें कितनी आ रही है 18 के इक्वल है, तो 18 के इक्वल होने का मतलब सी एफ की लेंथ 3 प्लस एक्स आ गई। अब ऊपर वाले को जाओ, अब इधर से 24 हमारे पास टोटल आई है, किसी भी एक को इक्वल करने से आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं कि CD की लेंथ हमने टोटल निकालनी है, तो टोटल CD की लेंथ कितनी हो गई, जितनी हमारे पास DGI है और साथ में जो CGI है। अब DG की लेंथ कितनी है 24 माइनस एक्स है, और CG की लेंथ कितनी है 3 प्लस एक्स है, वो हमने माइनस करने के बाद निकाली है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस एक्स और प्लस एक्स तो कैंसिल ही हो जाएगा, यानी कि 24 प्लस 3 यानी कि 27 आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी। तो 27 सेंटीमीटर आपके पास CD की लेंथ आ गई। मैंने इसमें सारे पॉइंट्स लिखे नहीं, आपको अलग अलग इक्वेशंस बना के दिखाना पड़ेगा उनको, तभी पूरे मार्क्स मिल पाएंगे, क्योंकि ये MCQ नहीं है। आपको शो करना है यहाँ से x आया तो AE इतना हुआ, AB इतना है तो EB इतना हो जाएगा, फिर इतना जितना B से B एक्सटर्नल पॉइंट है तो BE एंड BF शुड इक्वल, बिकॉज हर जगह पे आपको ये प्रॉपर्टी लिखनी है, दे आर द B इज द एक्सटर्नल पॉइंट एंड टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, सो BE शुड इक्वल टू BF, तो इनकी लेंथ सेम आएगी। सिमिलरली आपको इसको एक्सप्लेन करना है, CD का आंसर आपके पास 27 सेंटीमीटर आ जाएगा। In this given diagram, ABCDEF is a regular hexagon inscribed in a circle with center O. PQ is a tangent to the circle at point D. Find the value of 3 given angles. तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें FAG निकालना है, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक इंटरनल एंगल कितना आता है हेक्सागन के केस में। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होता है हेक्सागन के केस में वो कितना हो जाता है, आपको पता ही है फॉर्मूला, आपने छोटी क्लासेस में भी ये फॉर्मूला तो यूज किया हुआ है, क्या है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो n/2 इंटू 180 होता है। तो हेक्सागन में 6 होगा तो 6 माइनस 2 मीन्स 4 इंटू 180 हो जाएगा, तो कितना आ गया 720, सारी साइड्स का सम आ गया। अब इंडिविजुअली एंगल कितना हो जाएगा, एंगल कितना आ गया, हर एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि रेगुलर तो सारी साइड्स इक्वल है, तो 720 डिवाइड बाय 6 यानी कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो हर एंगल हेक्सागन के केस में 120 आता है। वैसे तो जहां आप कंस्ट्रक्शन करते हो वहां भी आपको पता है कि आपको हेक्सागन का 120 का एंगल ले लेके कंपास से आगे ड्रॉ करना रहता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन, FAG हमने एंगल निकालना है, G पॉइंट आपका यहां पर है, तो FAG मींस हमने पहले ये एंगल निकालना है। तो अब इसकी पहले एक्सप्लेनेशन देखिए, यहां अब FAB इंटरनल एंगल है, इनफैक्ट जितने भी इंटरनल एंगल है वो सारे ही 120 के आएंगे, तो ये हमारे पास 120 आ गया। तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से हमारे पास ये निकल जाएगा FAG एंगल कितना हो जाएगा 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 120 क्यों हुआ ये हमने लिख भी देना है, इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया जिसको A से दिखाया है। नाउ इन सेकेंड पार्ट BCD कहां पर आ रहा है आपके पास, BCD इज दिस एंगल BCD। नाउ ये तो आपका रेगुलर हेक्सागन का ही एंगल है, तो BCD तो बस आपको हम ऊपर ऑलरेडी दिखा चुके हैं, आप ऊपर लिख सकते हो कि प्रूव्ड अबव 120 डिग्री हो गया। इन C पार्ट PDE एंगल PD एंड E। अब PDE कहाँ आ रहा है हमारा, PDE के इस पॉइंट पे आ रहा है, ये एंगल हमने बताना है इनको। अब इस एंगल को बताने के लिए हमें थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा और इसकी सेगमेंट्स को देखना पड़ेगा कि कौन सा बन रहा है। अब ये हमारी ऑल्टरनेट सेगमेंट है, आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी कॉर्ड आ रही है, DE कॉर्ड है जो कि टेंजेंट के साथ एंगल बना रही है। अब ये DE कॉर्ड कितना बनाएगी, जहां ये कॉर्ड कहीं और मिल रही है, जैसे ये यहाँ पर मिल रही है, जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही वहां होगा। लेकिन अब मेन बात है कि यहाँ पर एंगल है कितना, ये हमने बताना है। कितना होगा आपको पता है कि ये रेगुलर हेक्सागन है तो सारी साइड्स इक्वल है, तो ये एंगल या तो ये साइड EF और ये हम क्या लिखेंगे EF इज इक्वल टू ED, दीज टू साइड्स आर इक्वल। तो आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी से जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल होगा। बट मजे की बात तो ये है कि हमें E तो पता ही है ऑलरेडी, ये एंगल हमें ऑलरेडी पता है कितना, हमने 120 भी सब में कैलकुलेट कर लिया, तो FED टोटल कितना है आपके पास 120 डिग्री है। अगर हम ट्राइंगल FED ले रहे हैं, इन ट्राइंगल FED तो कितना आएगा
हमें लिखना पड़ेगा थोड़ा सा FED में, ये एंगल 180 है तो ये एंगल निकल जाएगा यहाँ से EFD। EFD कितना होगा, ट्वाइस ऑफ EFD ले लेते हैं क्योंकि जितना ये होगा उतना ही वो होगा। ट्वाइस ऑफ EFD कितना हो गया, 180 टोटल है एंगल सम प्रॉपर्टी, और एक एंगल 120 को ऑलरेडी निकला यानी कि 60, और ये नीचे आ जाएगा 60/2 मीन्स की 30। अब EFD ये कॉर्ड है जो यहाँ एंगल बना रही है जो कि 30 डिग्री का आ रहा है, तो इट मीन्स ये कॉर्ड जो टेंजेंट के साथ एंगल बनाएगी वो भी 30 डिग्री का आएगा, तो PDE का एंगल हमारे पास 30 डिग्री का आएगा। एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये हम लिखेंगे एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। इतना रीजन तो आपको देना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रूफ करना होता है, थोड़ा सा शो करना होता है, और जो जो आप एंगल ले रहे हो उसका रीजन आपने हर जगह ब्रैकेट में देना भी है। नाउ इन दिस फिगर AB and CD intersect at point O means this is the center of the circle। मेरा सेंटर बना नहीं है वैसे, पर ये सेंटर है सर्कल का। जब गिवन है तो हमने मान लेना है कि है, और जब तक गिवन नहीं है, चाहे हमें दिख रहा है कि है, लेकिन उसको मान के थ्योरम्स नहीं लगानी है। If EBA is 33 degree, EBA means ये एंगल EBA, it means this angle is given as 33 degree, this is given, and EAC is 82। EAC, this complete angle is 82 degree, it is also given। Find angle BAE। अब BAE कौन सा एंगल है, BAE यानी कि ये छोटा एंगल, हमने इसमें से हाफ वाला जो एंगल है BAE वो निकालना है। तो अब पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि ये सेंटर से पास हो रहा है, तो सेंटर से पास हो रहा है मींस ये डायमीटर है, डायमीटर है तो एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। एंगल इन ए सेमी सर्कल, हमें थोड़ा सा मेंशन कर देना है कि एंगल AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या रीजन है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। कुछ कुछ फ्रेजेस आपको देनी है थ्योरम से रिलेटेड कि हम एंगल क्यों ले रहे हैं। अब अगर ये 90 आ गया, ये 33 आ गया, व्हेन आई एम टेकिंग दिस ट्राइंगल इन ट्राइंगल AEB, तो यहाँ पर हमारे पास अंदर का एंगल निकल जाएगा क्या, ये एंगल EAB। EAB कितना निकलेगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, 180 है माइनस वो वाला 90 है, प्लस उसके साथ यहाँ पर ये 33 भी आ गया, तो इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस प्लस करेंगे तो 123 आ जाएगा, यानी कि 57 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास आ गया 57, यानी कि जो छोटा एंगल बन रहा है ये 57 डिग्री का आ गया आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर, जिसमें 57 आ गया। नाउ BOC, BOC हमने निकालना है, मीन्स हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है। तो BOC कैलकुलेट करने के लिए हमें आगे का भी चाहिए कि यहाँ पर और कितने बन रहे हैं, तो उसके लिए पहले आप देखिए कि कोई और ट्रायंगल है जहां ये मीट कर रहे हैं, या कोई और सेम सेगमेंट बन रही है जहां पर हम सेम एंगल को पकड़ सकते हैं। तो BAC के लिए हम BAC एंगल BAC, पहले इसको सेंटर एंगल को निकालने के लिए हम जो बाउंड्री पे एंगल बन रहा है उसको चेक कर लेते हैं। तो BAC कितना बनेगा, जो ये आर्क BC आर्क, जो BC आर्क बना रही है यहाँ पर, वही कहीं और मीट कर रही है। अगर वो कहीं और मीट कर रही है तो जितना एंगल वो बना रही है उतना ही हो जाएगा, पूरा तो बना नहीं रही, तो हमारा यही हम ले लेंगे, ये पूरा 82 है, उसमें से उधर 57 निकल गया, तो एंगल BAC कितना निकल गया, 82 में से 57 हम माइनस कर देंगे, इट मीन्स आपके पास आ गया 25 डिग्री। तो BAC 25 आ गया। नाउ दिस BC आर्क इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 25 एट द सर्कमफ्रेंस, तो व्हाट इज द सेंट्रल एंगल, यानी कि एंगल BOC क्या हो जाएगा, डबल ऑफ ये हो जाएगा। आपको पता है एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल मेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, तो इट मीन्स 50 डिग्री हो जाएगा, यानी BOC का मेजर आपके पास 50 डिग्री आ गया। अब यहां से अगर आप चलेंगे तो फिर से ये CD एक स्ट्रेट लाइन है, ये 50 है, तो यहां से ये वाला एंगल भी आप निकाल सकते हैं। 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो दिस एंगल विल बी 130 डिग्री। अब थर्ड पार्ट में हमें ODB निकालना है। ODB मीन्स हमें ये एंगल निकालना है। इस एंगल के लिए हमें यही ट्राइंगल चाहिए जिसका अभी हमने नाम लिया, तो इन ट्राइंगल ODB में हमारे पास क्या क्या गिवन है वो देखिए। अभी हमने ये 130 का निकाल लिया, ये लीनियर पेयर से 180 में से 50 को माइनस करेंगे 130 आ गया, 33 ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, तो एक एंगल इतना हो गया, तो ये निकल जाएगा यहाँ से। कौन सा एंगल है, ODB। ना ODB इज इक्वल टू 180 में से फिर लीनियर पेयर कर रहे हैं हम, 130 प्लस 33,
इनको माइनस कर देंगे तो 180 में से इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो गया 163, माइनस करेंगे तो 17 डिग्री। तो यानी कि एंगल ODB कितना आ जाएगा, ये एंगल हमारे पास आ गया 17 डिग्री। पहले यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो ये आ गया था 25, जिससे ये 50 निकल गया, और 33 था तो उससे हमने एंगल सम से निकाला था तो ये 82 आ गया था। तो हमारे पास 3 एंगल थे, 82 हमने डायरेक्टली यूज नहीं किया, हमने 57 निकाल के यूज किया उसको। तो एक 57 है, एक 50 है और एक 17 डिग्री है। ये 3 आंसर्स आपके पास आ जाएंगे। With this, I conclude my today's video. Hope the solutions given by me help you, and you have to watch another part in which I will solve further questions from the same paper. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing, and subscribe to my channel. And please don't forget to press the bell icon. Thank you.